जय हिंद दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आज हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक है। 1526 में इब्राहिम लोदी जो भारत का अंतिम सुल्तान बना था। इसमें गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी गोरी ने राजधानी लाहौर बनाई थी, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब चांद का देवता है, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनने के बाद इसने लाखों रुपए का दान किया, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहते थे और यह इसी नाम से मशहूर हुआ। यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने कभी भी अपनी राजगद्दी का राज अपनी राजगद्दी की पावर का इस्तेमाल नहीं किया। यह कभी भी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा। इसने सीप सलाहकार की उपाधि धारण की। सीप सलाहकार का मतलब है सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल बनाया। बदायूं जो इसका दामाद था और गुलाम भी था, और बदायूं अभी यूपी में पड़ता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये पोलो खेलते वक्त, या चौगान भी कहते हैं, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद इसका पुत्र बहराम शाह सुल्तान बना। लेकिन यह बात अच्छी नहीं लगी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कहा कि ये गुलाम वंश है और मैं कुतुबुद्दीन का गुलाम हूँ और दामाद भी हूँ, तो सिंहासन पर मेरा ही हक है। तो इसलिए इल्तुतमिश बदायूं से सेना ने लेकर निकला लाहौर के लिए, और बहराम शाह इल्तुतमिश को हराने के लिए सेना लेकर निकला। तो दोनों का पंजाब में मुकाबला हुआ और 1211 में जूड का युद्ध हुआ जो बहराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ। इसमें बहराम शाह को हरा दिया था। फिर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। इल्तुतमिश को ही वास्तविक सुल्तान माना जाता है, क्योंकि बगदाद के खलीफाओं ने इल्तुतमिश को ही सुल्तान की उपाधि दी थी। और इल्तुतमिश ने घोषणा की कि मेरे बाद दिल्ली सल्तनत में जो भी गद्दी पर बैठेगा वो सुल्तान कहलाएगा। पहला सुल्तान इल्तुतमिश है और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, जो 1526 तक राज किया जिसने। जैसे ही इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत पर यलदौज की नजर गई। यलदौज यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और फिर 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया जो यलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, और ये इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया और यलदौज गजनी भाग गया। फिर 1221 में हुआ चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां मतलब तैमूर लंग, यह मंगोल का शासक था और यह मंगोल से आया था। चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या जलालुद्दीन मंगबरनी ने कर दी, जो उज्बेक का शासक था। और जलालुद्दीन मंगबरनी भागते हुए भारत पहुंचा। जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खां से बचते हुए हिंदुस्तान पहुंचा, और हिंदुस्तान में सिंध पहुंचा तो उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मुझे चंगेज खां से बचा लो। लेकिन चंगेज खां को पता लगा कि मुझे चंगेज खां से बचा लो। चंगेज खां को पता लगा कि यह इल्तुतमिश से मदद मांग रहा है, तो इल्तुतमिश को चंगेज खां ने बोला कि अगर तुमने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद की तो मैं दिल्ली को तहस महस कर दूंगा। चंगेज खान ने इल्तुतमिश को कहा कि मैं जलालुद्दीन मंगबरनी पर हमला करूंगा तो तुम बिल्कुल शांत बैठे रहोगे लाहौर में, और मैं वापस चला जाऊंगा बिना कोई नुकसान किए। और फिर चंगेज खान भारत आया और जलालुद्दीन मंगबरनी को मारकर बिना कोई नुकसान किए वापस चला गया, और दिल्ली सल्तनत पर एक बड़ा मंगोलिया आक्रमण टल गया। हमारे इतिहासकारों का कहना है कि इल्तुतमिश अगर गलती से भी जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद कर देता तो हम तुर्कों का शासक नहीं, मंगोलों का शासक पड़ रहे होते। तो यहीं से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पहली बार चंगेज खां भारत कब आया था? तो 1221 में आया था, और इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने भारत में चांदी के सिक्के चलाए जिसको टंका या टका भी कहते थे, और तांबे के सिक्के चलाए जिसको जीतल कहते थे। यह भारत भारत में चांदी और तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान था। और दिल्ली सल्तनत की मुख्य मुद्रा भी यही थी, जीतल या टका। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, जिसे हम दल चालीसा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 40 लोग थे जो सुल्तान के विश्वास पात्र होते थे। और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा होता था, इसके कार्यकाल में सैनिकों को
कोई भी नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो युद्ध में लूटी गई धन संपत्ति और जमीन जो भी मिलती थी उसे सैनिकों में बांट दिया जाता था, और जो जमीन सैनिकों को मिलती थी उसे इक्ता बोलते थे, और उसका जो जो वहां से पैसा वसूल करता, कर इकट्ठा करता, उसे इक्तेदार कहते थे, और इसी क्रिया को इक्तेदारी भी कहते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने 1229 में इसका निर्माण पूरा करवाया, और इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। और 1236 में इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, लेकिन वो चारों के चारों अयोग्य थे, क्योंकि जब इल्तुतमिश कालिंजर मिशन पर गया तो उसके चारों बेटे विफल साबित हुए। लेकिन उस अभियान को सफल बनाने में उसकी पुत्री रजिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इससे प्रभावित होकर रजिया के नाम के सिक्के चलाए गए, और उसी की प्रशंसा से भरे लेख भी लिखवाए गए। इसलिए इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान बने, और रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार के परिसर में है। और यह एक इकलौता शासक था सुल्तान था जिसने खुद की कब्र खुदवाई थी, मकबरा खुद का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश की आज्ञा के खिलाफ था। लेकिन ये बात रजिया को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद उसको ही सुल्तान बनना था। तो रजिया ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए और दिल्ली की जनता के पास गए। इल्तुतमिश के काल में लाल वस्त्र पहनना, इसका मतलब कि न्याय मांगना। यदि कोई इल्तुतमिश के दरबार में लाल वस्त्र पहनकर आ जाता तो इसका मतलब है कि उसे इंसाफ चाहिए। इसलिए रजिया लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास गए और उसे कहा कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, आप जनता है, आप मेरी ही मदद करें दिल्ली के सुल्तान बनने में। और रजिया का दिल्ली की जनता ने साथ दिया और अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गई। रजिया सुल्तान, इसका कार्यकाल 1237 से 1240 तक था। इसके काल में महिलाओं को पर्दे में रहना होता था, लेकिन इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। सर पर टोपी और कोट पहनकर, मर्दों की पोशाक पहनकर दरबार में जाकर न्याय किया करती थी, और इसी खासियत की वजह से लोग इसे रजिया बेगम ना कहकर रजिया सुल्तान कहते थे। बहराम शाह, ये बहराम शाह इसका ही भाई था, लेकिन इसने रजिया सुल्तान को सुल्तान मानने से मना कर दिया था और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा कि कैसे इसको हटाया जाए और खुद मैं सुल्तान बन सकूं। तो रजिया के दरबार में एक एतगीन था और एक अल्तुनिया था। एतगीन को इसने बदायूं का इक्तदार बनाया था और अल्तुनिया को पंजाब बठिंडा का इक्तदार बनाया। और दूसरी तरफ बहराम शाह ने दल चालीसा को अपने नियंत्रण में कर लिया, और दल चालीसा अब सुल्तान के लिए नहीं बल्कि बहराम शाह के लिए कार्य करता था। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया के पतन का कारण उसका प्रेम बना। उसने एक छोटे वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रेम, यही प्रेम उसके पतन का कारण बना, जो था याकूत खां। याकूत खां इल्तुतमिश के कार्यकाल में उसके घोड़ों की देखभाल किया करता था, जैसे उसके घोड़ों को खाना खिलाना, नहाना, सैर करवाना विभाग होता था, जिसे शाही अश्वशाला कहते थे और दीवाने आखुर भी कहते थे। उसका मंत्री होता था, प्रधान होता था, जिसे अमीर आखुर कहते थे, और अमीर आखुर बनाया गया याकूत को, जो रजिया ने बनाया था। तो 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, जो पंजाब का इक्तदार था। इस विद्रोह को अल्तुनिया का विद्रोह भी कहते हैं। इसने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और दिल्ली सल्तनत के अधीन कार्य करने से मना कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए याकूत खां और रजिया सुल्तान, ये दोनों दिल्ली से पंजाब के लिए चले गए। अल्तुनिया का और रजिया सुल्तान का युद्ध हुआ। इसमें अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और रजिया को बंदी बना लिया। इस खबर को सुनकर बहराम शाह बहुत ही खुश हुआ और 1240 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और इधर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने 2 शर्त रखी कि या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो या फिर मुझसे विवाह कर लो। रजिया सुल्तान किसी भी शर्त पर दिल्ली सल्तनत छोड़ने को तैयार नहीं थी और ना ही छोड़ना चाहती थी, तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और जब रजिया सुल्तान को
बहराम शाह के सुल्तान बनने की खबर मिली तो अल्तुनिया और रजिया दोनों पंजाब से दिल्ली के लिए निकले। रजिया सुल्तान दिल्ली का शासन लेने के लिए पंजाब से निकले तो बहराम शाह को इस बात की खबर मिल गई तो बहराम शाह ने दल चालीसा को भेज दिया। और जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान हरियाणा के कैथल में विश्राम कर रहे थे तो रात को दल चालीसा ने हमला कर कर उनकी हत्या कर दी। तो इसलिए रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में ही है। और उसके बाद सुल्तान बना बहराम शाह जो 1240 से लेकर 1242 तक रहा। और इसने सुल्तान बनते ही एक पद बनाया जिसको नायब मुमलकात कहते हैं। और पहला नायब मुमलकात एतगीन को बनाया गया है। जो ये एतगीन रजिया ने, ये एतगीन वही है जिसको रजिया ने बदायूं का इक्तदार बनाया था। और ये पद था जो ये दल चालीसा का प्रमुख या प्रधान होता था जो दल चालीसा पर नियंत्रण रखता था। और यह सुल्तान का सबसे विश्वास पात्र भी होता था। फिर हुआ दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण। वैसे तो मंगोलों का भारत पर दूसरा आक्रमण था लेकिन दिल्ली सल्तनत में बहराम शाह के काल में पहला आक्रमण था। तो केवल 2 साल ही बहराम शाह केवल 2 साल ही सुल्तान बन पाया था। और फिर 1242 में रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। और फिर आया नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1265 तक रहा था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और दिल्ली सल्तनत में वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता था। और नसरुद्दीन ने ही वजीर को उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां मतलब विश्व का खां। जैसे गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसी प्रकार इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। नसरुद्दीन एक अयोग्य सुल्तान था इसलिए इसने अपनी सारी पावर और सारे अधिकार बलबन को दे दिए और नसरुद्दीन केवल नाम मात्र का ही सुल्तान था। और फिर बलबन ने नसरुद्दीन के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवा दी और खुद सुल्तान बन गया। और ये बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना था। और उसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले इसने दल चालीसा का अंत किया। दल चालीसा को इसने एक मिशन पर भेजा और उनके पीछे पीछे सेना भेजकर 40 के 40 सदस्यों को मरवा दिया। इसने सुल्तान और दल चालीसा को मरवाया इसलिए जनता इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया गया था। और इसीलिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और घोषणा की कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे सिर्फ एक बार समझाया जाएगा और अगर नहीं माना तो तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यही लौह रक्त नीति थी। बलबन ने सिजदा और पाइबोस की प्रथा चलाई। सिजदा का मतलब है घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना और पाइबोस का अर्थ है लेटकर पांव चूमना।